ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। गुजरात के भावनगर में एक कॉम्प्लेक्स में आग लगी, जिसके बाद हड़कंप मच गया। जिस कॉम्प्लेक्स में आग लगी उसमें करीब 10 से 15 अलग अलग नर्सिंग होम चल रहे थे। मरीजों की जान आफत में आ गई और आग इतनी भीषण थी कि कांच तोड़कर मरीजों को निकालने का सिलसिला शुरू किया गया। तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। बाकायदा सीढ़ी लगाई गई और सीढ़ी लगाकर वो नवजात जो अस्पताल में भर्ती थे, सबसे पहले उन्हें बाहर लाया गया। बताया जा रहा है इस कॉम्प्लेक्स में कई अस्पताल चल रहे थे। बच्चों का अस्पताल था जिसमें करीब 18 नवजात भर्ती थे। सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और नजदीक के ही एक अन्य अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। आग लगने की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी कि जिस कॉम्प्लेक्स में इतने अस्पताल थे वहां फायर सेफ्टी के इंतजाम क्यों नहीं थे? क्यों मरीजों को कांच तोड़कर पीछे से निकालना पड़ा? तो कई तरीके की अनियमितताएं जो धीरे धीरे कर अब जब रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि अनियमितताएं तो थी यहाँ पर, और ऐसे में वजह क्या रही, आग क्यों लगी और कितनी भीषण ये आग थी उसका भी अंदाजा आप लगा सकते हैं तस्वीरों को देखकर। वक्त रहते स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, वरना बड़ी जनहानि हो सकती थी। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पीलीभीत में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बिजली के पोल की चिंगारी से इको वैन जलकर राख हो गई। यह आग इतनी भयानक थी कि वैन के ड्राइवर को कूदकर अपनी जान बचानी पड़ी। बताया जा रहा है वैन जहां खड़ी थी वहां ऊपर बिजली का पोल था, जिसमें स्पार्किंग हुई, चिंगारी निकली और इको वैन देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हो गई। लेकिन लोगों की सांस उस वक्त अटक गई जब कार में तेज धमाका हुआ। पूरी कार फिल्मी स्टाइल में आग की लपटों में घिर गई। इस अग्निकांड से मौके पर मौजूद लोग दहशत में आ गए। आनन फानन में फायर ब्रिगेड को आग की खबर दी गई, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंचती पूरी वैन जलकर राख हो गई थी। तो तस्वीरें उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की आप देख रहे हैं। यहां पर हाई टेंशन वायर, उसी में चिंगारी निकलती है और चिंगारी की चपेट में नीचे पार्क ये इको वैन आती है और देखते ही देखते पूरी वैन धू कर जलकर खाक। एशिया की सबसे लंबी बाई डायरेक्शन जोजिला टनल का काम खराब मौसम और मुश्किल हालात के बावजूद जोरों पर चल रहा है। टनल खुदाई का काम करीब पूरा हो चुका है। जोजिला टनल को साल 2028 तक गाड़ियों के आने जाने के लिए खोल देने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 4,500 करोड़ रुपए है और इसे पूरा करने का ऑफिशियल टारगेट रखा गया है फरवरी 2028। इस वक्त मुख्य टनल पर काम तेजी से चल रहा है। प्रोजेक्ट का दूसरा हिस्सा, जिसमें 2 छोटी टनल्स हैं और अवलांच से बचाने वाले स्ट्रक्चर, अप्रोच रोड शामिल हैं, पूरी तरीके से ये काम कुछ हिस्सों में पूरा हो गया है, कुछ हिस्सों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जोजिला टनल प्रोजेक्ट पर काम अक्टूबर-नवंबर 2020 में शुरू हुआ था, लेकिन बहुत ज़्यादा सर्दियों के मौसम की वजह से काम पूरा नहीं हो पाया। 2021 में मौसम ठीक होने के बाद काम फिर से शुरू किया गया। कश्मीर और लद्दाख दोनों तरफ से एक साथ खुदाई शुरू की गई। लद्दाख की लाइफलाइन नाम की ये टनल लद्दाख इलाके को पूरे साल देश के बाकी हिस्सों से जोड़े रखेगी। तो ये तस्वीरें आपके सामने है, देखिए कैसे टनल की खुदाई का काम करीब पूरा हो चुका है। तेजी से यहाँ पर टनल का ये काम चल रहा है। 2028 का टारगेट सेट किया गया है। फरवरी 2028 तक टनल का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा और टनल में गाड़ियों की आवाजाही शुरू कर दी जाएगी। और एक बार जब ये टनल खुल जाएगी तो फिर कश्मीर और लद्दाख के बीच हर मौसम आवाजाही हो सकेगी। अभी सर्दियों का मौसम और ख़ासतौर से वो जोजिला दर्रा वाला इलाका जो है, वहाँ पर जब भारी बर्फबारी होती है तो सड़कें जाम हो जाती हैं और लद्दाख का
कश्मीर की तरफ से सड़क मार्ग पूरी तरीके से बंद हो जाता है, कट जाता है। तेरह किलोमीटर के टनल में से सिर्फ 1 किलोमीटर और 250 मीटर मतलब 1250 मीटर का काम बचा हुआ है। बाकी पूरा एक्सकेवेशन कंप्लीट हो चुका है और कोशिश हमारी यही है कि इस काम को हम समय पे 2028 तक कंप्लीट कर लें। और अब इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी साथ में मौजूद हैं। बीजेपी संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। आप ये कह सकते हैं हाई लेवल मीटिंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनसे इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ ही संगठन महामंत्री बीएल संतोष मुलाकात कर रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन गौर इस वक्त मौजूद हैं और जरा पवन से ही जानते हैं। पवन, ये जो मुलाकात चल रही है, इस बैठक का एजेंडा क्या है, सूत्र क्या बता रहे हैं? देखिए, आपको बताऊं, आज सुबह जो बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष वो संसद भवन पहुंचे और सबसे लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है। सबसे पहले बीएल संतोष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अकेले मुलाकात की। उसके बाद में तकरीबन 10 मिनट की मुलाकात के बाद में वो पहुंचे गृह मंत्री के जो ऑफिस है संसद भवन के अंदर, वहां पहुंचे और वहां गृह मंत्री अमित शाह, बीएल संतोष और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठक हुई। तकरीबन आधे घंटे लोग बैठक करने के बाद में अब यहाँ प्रधानमंत्री के जो कार्यालय है संसद भवन में वहां पहुंचे हैं और ये चारों ही नेताओं के बीच में मुलाकात चल रही है। चूंकि 2 दिन पहले ही बीएल संतोष उत्तर प्रदेश से लौटे हैं। उत्तर प्रदेश में तमाम जो संघ के पदाधिकारी थे उनके साथ उन्होंने बैठक की। उसके बाद में सरकार और संगठन जो संघ की जो समन्वय बैठक है वो उस बैठक हुई। लगातार कई सारे जो काम हैं उनको लेकर चर्चा हुई। सरकार और संघ के बीच में समन्वय को लेकर चर्चा हुई, किस तरह से आगे बढ़ाना है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश में वहाँ यूपी के अध्यक्ष का चुनाव भी होना है, तो उसको लेकर भी चर्चा वहाँ उत्तर प्रदेश में हुई थी। उसके बाद में अब यहाँ यूपी का अध्यक्ष का चुनाव, उसके साथ साथ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होना है। तो उन सब पूरे विषयों को लेकर और संगठन के तमाम जो विषय हैं उनको सबको लेकर इस बैठक में चर्चा संभव है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, कोई और अपडेट होगा तो दर्शकों तक पहुंचाएंगे। हम आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन में है योगी सरकार। दरअसल उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सभी 17 नगर निकायों के लिए निर्देश जारी किया है। प्रदेश में अवैध रोहिंग्याओं, बांग्लादेशियों की लिस्ट तैयार की जाए। घुसपैठियों की ये लिस्ट कमिश्नर और आईजी को सौंपी जाए। कमिश्नर और आईजी को प्रथम चरण में डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश दिया है, यूपी के हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाए जाएं। ये निर्देश भी योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया गया है। तो एक तरफ उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अपने राज्य में घुसपैठियों को चिन्हित करने की ये कवायद, जिसके निर्देश खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं और राज्य के सभी नगर निकाय के लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इन निर्देश के बाद प्रशासन अब सक्रिय है। गोमती नगर स्टेशन के पास जो पिट लाइन एरिया है वहां चेकिंग की जा रही है। अवैध बस्तियां यहां पर बनी हुई हैं। इन्हीं झुग्गी बस्तियों में पुलिस, आरपीएफ की टीम्स पहुंची हुई हैं। चेकिंग अभियान आगे चलाया जा रहा है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। यहां पर लखनऊ में गोमती नगर स्टेशन के पास जो पिट लाइन वाला एरिया है वहां अवैध झुग्गियां जो बनी हुई हैं, अवैध बस्तियां हैं बाकायदा बसी हुई, वहीं पर पुलिस और आरपीएफ की टीम्स पहुंची हुई हैं। चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सीएम योगी के निर्देश के बाद अब बांग्लादेशी बस्तियों को कहीं ना कहीं खंगाला जा रहा है। और आपको बता दें कि सिर्फ बांग्लादेशी बस्ती नहीं बल्कि जो बस्तियां कहीं ना कहीं बसी हुई हैं और लोग रह रहे हैं उनको भी खंगाला जा रहा है। पहले आप देखिए, यहाँ पर जो रेलवे का महकमा है, ये गोमती नगर का पिटलाइन एरिया है और यहाँ पर रेलवे का महकमा यहाँ पर पहुँचा हुआ है। नाम जानेंगे आपका? ललितेश कुमार सिंह। ललितेश जी, आपने चेकिंग किया यहाँ पर, क्या रहा, क्या मिला? ये सभी यहाँ हरदोई सीतापुर के सब रहने वाले हैं, जो लोकल यहाँ दिहाड़ी और घर में झाड़ू पोछा काम करते हैं लोग। इनके पास आधार कार्ड है,
सिविल पुलिस इन लोगों का वेरिफिकेशन सब करती रहती है, उनके पास सारा इनका वेरिफिकेशन है। तो ये वैध रूप से रह रहे हैं या अवैध रूप से? नहीं, ये जैसे रेल परमिसेज के बगल में जहाँ जगह उगह रहता है झोपड़ी बना लेते हैं, तो हम लोग अगर रेल परमिसेज में रहता है तो फिर अभियान चला कि इनको सब हटाते रहते हैं, तो लोग अस्थायी फिर निर्माण कर लेते हैं, इनको फिर हटा दिया जाता है सबको अभियान चला के। कैसे पता चला हरदोई के हैं? आधार कार्ड के माध्यम से या अन्य भी कोई माध्यम? हाँ, आधार कार्ड के माध्यम से और इनके गाँव से जो इनके प्रधान सरपंच उन लोगों से भी पता किया जाता है, प्लस पुलिस जो है उसका वेरिफिकेशन वहाँ थाने से करती है कि कोई ये संदिग्ध तो नहीं है। सत्यापन किया गया और दीपक कुमार जी हैं, आप लोगों ने इनका सत्यापन किया, जानकारी हासिल की? अभी तो आधार कार्ड देखा जा रहा है, उसके बाद सत्यापन इनका जो मूल पता है, जैसे कि सीतापुर के रहने वाले हैं, हरदोई के रहने वाले हैं, तो वहाँ के मूल पते से भी सत्यापन होगा इनका। तो जानकारी ली जा रही है? अभी प्राइमरी तौर पे आधार कार्ड और पैन कार्ड से जानकारी ली जा रही है, और उनके मूल पते से भी पुलिस वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में लगातार अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ ये एक्शन चल रहा है, उनको चिन्हित करने के लिए ये एक्शन चलाया जा रहा है। 2 दिन पहले भी लखनऊ में पुलिस ने घुसपैठियों की तलाश में अभियान चलाया। एबीपी न्यूज संवाददाता विवेक राय की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक आदेश दिया था अधिकारियों को कि वो तमाम उन लोगों के भी दस्तावेज चेक करें जो लोग बाहर से आकर के रह रहे हैं, घुसपैठी हैं, उनके बारे में जानकारियां जो हैं वो इकट्ठा की जाए। और इसके बाद अलग अलग जगहों पर जो चेकिंग अभियान है वो चल रहा है। हमारी मौजूदगी लखनऊ में है। लखनऊ में सरोजनी नगर ये क्षेत्र है बिजनौर की तरफ में, जहाँ पर ये देखिए जो बस्तियाँ हैं छोटी छोटी, वो बस्तियाँ बनी हुई हैं और इन बस्तियों में बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो रहते हैं। और इनके तमाम इन लोगों के जो कागजात हैं वो चेक करने का काम यहाँ की जो लोकल पुलिस है वो करती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो देखिए ये जो बस्ती है, इस बस्ती में देखिए झोपड़ी नुमा ये बस्ती है, झोपड़ी है, और इसमें अलग अलग इस तरीके से घर हैं। ये देखिए बिजली का कनेक्शन मिला हुआ है, मीटर लगा हुआ है। अंदर की तरफ में अपने ज़रूरत के जो सामान हैं, बर्तन, कपड़े और बाकी चीज़ें, वो चीज़ें अंदर की तरफ में मौजूद हैं। और इस ऐसी अलग अलग झोपड़ियाँ बना करके लगभग 300 से 400 के करीब में लोग जो हैं वो इन जगहों पर रहते हैं। ये देखिए लाइट जल रही है अंदर, यानी कि बिजली का कनेक्शन है। और मतलब यानी कि जो झोपड़ियां हैं, झोपड़ियों में भी बिजली का कनेक्शन बाकायदा जो है वो लोगों को मिला हुआ है। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं जिनमें जो चेकिंग अभियान है वो फिलहाल चल रहा है। जो लोग यहाँ पर उनसे बातचीत भी करते हैं। पुलिस आई आप लोगों से बातचीत की है। क्या नाम है आपका? अन्ना खातून। कहाँ की रहने वाली है? गुवाहाटी की। अच्छा, क्या जाँच पड़ताल की पुलिस ने यहाँ पर आई? तो कागज वो आधार कार्ड देख रहे हैं। अच्छा, तो वो सब है आप लोग के पास कागज वागज? अभी हमारा तो नहीं, अभी मंगवा रहे, मतलब गांव अभी 2-3 दिन हुआ मम्मी पापा गया है कागज बनाने के लिए, मतलब कुछ जरूरी कागज है। कहाँ बनवाने गए? ये गुवाहाटी गया है। एक शक इस बात का है कि तमाम जो बांग्लादेशी हैं वो भारत में इस वक्त रह रहे हैं। लखनऊ की मेयर ने भी इस बात को लेकर के शक जताया था और लखनऊ की मेयर ने ये बात कही थी कि बड़ी संख्या में जो बांग्लादेशी हैं वो भारत में अपना यहाँ पर कागज़ बनवा करके यहाँ पर रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने भी जब बातें कहीं और उसके बाद ये ड्राइव चलाने का जो काम है वो हो रहा है। कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार हम लोग जितने भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसके आसपास जो बसी हुई बस्तियां हैं उसमें हमने वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई है, जिसमें कि हम इनके आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि देख रहे हैं। सबसे पहले तो हम मिलान करा रहे हैं कि जो उस पर जो फ़ोटो है, जो व्यक्ति हमको वो जो दे रहा है आधार कार्ड, उसी की फ़ोटो है। साथ ही साथ हम ये भी चेक कर रहे हैं कि हमने कुछ आधार कार्ड हमको मिले जिसमें कि बारापेटा और आसाम की अन्य डिस्ट्रिक्ट, कामरूप डिस्ट्रिक्ट के आधार कार्ड मिले हैं। तो हम वहाँ के थाना अध्यक्षों को पत्राचार करके इसको वेरीफाई करा रहे हैं फिजिकली कि क्या लोग वहाँ के ये रेजिडेंट्स हैं या कहीं कोई फर्जी आधार की बात तो नहीं है। मुख्यमंत्री का जो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो इच्छा थी कि जो घुसपैठिए हैं वो भारत में न रहें, उसी के चेकिंग अभियान के तहत इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो होती हुई दिखाई दे रही हैं। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों को चिन्हित करने के लिए ये बड़ा एक्शन जो अंजाम दिया जा रहा है। हम आगे बढ़ेंगे खबर महाराष्ट्र से, जहां पुणे में हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां कार का एक पहिया निकल गया, लेकिन नशे में धुत था ड्राइवर, उसे इसका एहसास भी नहीं हुआ और बावजूद इसके कार को हाईवे पर तेज रफ्तार के साथ दौड़ाता रहा। ये तस्वीर देखिए आप, रोंगटे खड़े कर देगी ये तस्वीर। ड्राइवर बिना टायर के गाड़ी चला रहा है, अपनी जान, सड़क पर चलने वाले बाकी लोगों की जान जोखिम में डाल रखी है उसने। हैरान करने वाली खौफनाक तस्वीरें। ड्राइवर पुणे के हाईवे पर बहुत देर तक ऐसे ही गाड़ी दौड़ाता रहा। आसपास चल रहे लोगों की सांसें अटकी हुई थी। कई लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, इशारा किया कि वो गाड़ी रोके, लेकिन ड्राइवर तो नशे में धुत था। बाद में पुलिस ने एक्शन लिया, ड्राइवर के खिलाफ ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला दर्ज किया, कार्रवाई की। बताया जा रहा है ड्राइवर इतने ज्यादा नशे में था
उसे इस बात का होश ही नहीं था कि उसकी गाड़ी का एक टायर निकल गया। सोचिए जरा कितना बड़ा हादसा हो सकता था। उधर जयपुर में ट्रैफिक पुलिस की सख्ती से कार चालकों में हड़कंप मच गया। ट्रैफिक पुलिस ने 100 चार पहिया वाहनों को जब्त किया है, जिनके शीशे पर ब्लैक फिल्म चढ़ी हुई है। जब्त किए गए 4 पहिया वाहनों में 33 थार हैं, 21 स्कॉर्पियो हैं, 44 अन्य वाहन शामिल हैं। इन सभी पर ब्लैक फिल्म लगी हुई थी। पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इन वाहनों का चालान किया, इन्हें जब्त किया। इसके अलावा मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर तेज आवाज करने वाले 41 दोपहिया वाहन भी पुलिस ने जब्त किए हैं। पकड़े गए दोपहिया वाहनों में 26 पावर बाइक्स हैं, 15 मॉडिफाइड साइलेंसर लगी बाइक्स हैं। पुलिस ने 5 दिन तक ये विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की है। एक्शन से पहले लोगों को चेतावनी भी दी गई, लेकिन उसके बाद पुलिस ने जयपुर के डीसीपी साउथ की अगुवाई में यह अभियान चलाया और जो लोग बाज नहीं आए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। तो ये वो जब्त की गई गाड़ियां आप देख रहे हैं, कतार में खड़ी हुई नजर आ रही हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी अपने एक बयान को लेकर विवादों में फंस गए हैं, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया उसके बाद उन पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का आरोप लगा है और उनके बयान के खिलाफ बीजेपी ने अब मोर्चा खोल दिया। ये तस्वीरें देखिए, हैदराबाद में बीजेपी जमकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी निशाने पर हैं। सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ बीजेपी का ये जोरदार प्रदर्शन, बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हुए हैं। रेवंत रेड्डी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। रेवंत रेड्डी माफी मांगो, ये नारे बीजेपी के कार्यकर्ता बुलंद कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बड़ी मुश्किल से फिलहाल काबू में किया है। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची हुई हैं। हिंदू देवी देवताओं को लेकर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने जो बयान दिया उसी को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता अब सड़क पर उतर आए हैं। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी एकता पर बात करते हुए हिंदू देवी देवताओं को लेकर बयान दिया था और ये सारा विवाद उसी बात को लेकर हुआ। रेवंत रेड्डी ने क्या कहा था, अब आप ये जानिए। रेवंत रेड्डी ने कहा था, हिंदू धर्म में कितने भगवान? 3 करोड़। इतने सारे क्यों? कुंवारे लोगों के लिए एक भगवान है हनुमान जी, 2 बार शादी करने वालों के लिए एक और भगवान है, शराब पीने वालों के लिए एक अलग भगवान है, मुर्गी की बलि के लिए एक अलग भगवान है, दाल चावल के लिए एक अलग भगवान है। हर एक समूह का अपना एक भगवान है। तो ये रेवंत रेड्डी का बयान, जिसके बाद बीजेपी का गुस्सा फूट रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हुए हैं। रेवंत रेड्डी के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी भड़क गए हैं। कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग बन गई है, ये गिरिराज सिंह कह रहे हैं। कांग्रेस ने हिंदुओं के खिलाफ मुहिम चला रखी है, ये कहकर गिरिराज सिंह ने निशाने पर रेवंत रेड्डी के जरिए पूरी कांग्रेस पार्टी को लिया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक मुहिम चला रखा है हिंदुओं के खिलाफ, और जो भी इस तरह की बात बोलेगा ना वो भारत के संविधान में भरोसा रखता हो, ना वो भारत की संस्कृति से वास्ता रखता हो, वो कहीं न कहीं उसका इमोशन आक्रांताओं से, मुगल आक्रांताओं से जुड़ा रहा। रेवंत रेड्डी पहले भी ये बयान दे चुके हैं, कांग्रेस इज मुस्लिम, मुस्लिम इज कांग्रेस। हाँ, तो डिक्लेयर करा दे कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम लीग कांग्रेस पार्टी। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे रेवंत रेड्डी का विवादित बयान, जिसको लेकर बीजेपी की तरफ से उनकी घेराबंदी की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है बीजेपी, सुनते हैं। जुबली हिल्स के चुनाव में समर्थन भी लिया था, इसलिए मैं यहाँ संदर्भ दे रहा हूँ, और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि सरकार की तरफ से पैरवी ऐसी की गई। ये और फिर दक्षिण से उत्तर में आ जाइए तो हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू साहब का एक वीडियो
वायरल हो रहा है जिसमें बच्चे उनसे राधे राधे कह रहे हैं, तो कह रहे हैं राधे राधे कहने की क्या आवश्यकता है। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस पार्टी का एक मुख्यमंत्री हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता है और दूसरा मुख्यमंत्री छोटे छोटे स्कूली बच्चों को राधे राधे बोलने से रोकने की कोशिश करता है। इसलिए हम राहुल गांधी जी से यह पूछना चाहते हैं, यद्यपि इस बार जो आपने शपथ ली है वो ईश्वर के नाम की नहीं ली है, मगर आपने पहले अपने भाषण में भगवानों की फोटोएं लेकर आके अनेक प्रकार का थिएट्रिक्स की थी। तो मैं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि आपका एक एलआई यानी गठबंधन सहयोगी डीएमके बाकायदा एक स्ट्रक्चर्ड कॉन्फ्रेंस करता है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। यह कोई बयान नहीं था, यह एक विधिवत सुविचारित जिसे कहते हैं एकेडमिक कॉन्फ्रेंस थी। हिंदी में कहें तो हिंदू धर्म का समूल नाश। तो क्या आप कांग्रेस पार्टी ने इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म के समूल नाश के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है और अपने मुख्यमंत्रियों को यह निर्देश दे दिए हैं कि भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में सीधे हमला करना शुरू कर दो? यह मेरा सीधा सवाल कांग्रेस पार्टी से है। दूसरा विषय, कांग्रेस की एक विख्यात सांसद जो अपने ऊंचे स्वर के अट्टहास के लिए सुविख्यात ऑब्लिक कुख्यात हैं, उनके द्वारा जिस प्रकार की हरकत की गई कि पहले एक श्वान को लेकर गाड़ी में आना और श्वान की संवेदना का एक नाटकीय प्रस्तुतिकरण करना, तो श्वान समझते ना डॉग लवर, जैसे आज के बहुत सारे लोगों को बहुत सारी लव जागृत हो रहा है, लवरई आ रही है, तो मैं उनके प्रति पूरी संवेदना के साथ कहना चाहता हूं। आज जब उनसे किसी पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने जिस प्रकार से भौंकने का कार्य किया, और उससे पहले कल उन्होंने क्या कहा, ये काटने वाले नहीं है, काटने वाले अंदर बैठे हैं। अर्थात देश की पूरी संसद के सांसदों को काटने वाला कहना और काटने का संदर्भ कुत्ते के साथ जोड़कर कहना, यह दर्शाता है कि पूरी संसद की गरिमा को ध्वस्त करना कांग्रेस का एक विधिवत सुविचारित अभियान हो गया है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, पहले पूर्व राष्ट्रपति महोदय के समय में उनकी मिमिक्री संसद भवन की सीढ़ियों पर होना, उसके बाद उसकी फोटो राहुल गांधी जी के द्वारा खींचा जाना, उससे पहले याद करिए प्रधानमंत्री जी के ऊपर जाकर वर्चुअली गिर जाना, पिछले लोकसभा की बात कर रहा हूं, और उसके बाद अपनी सीट पे बैठकर आंखों से इशारे करना, आंखों से गोली मारे टाइप का इशारा करना। उसके बाद अगर आप देखें तो जिस समय वक्फ बोर्ड का वो हो रहा था, तो कांग्रेस पर प्रहार करती हुई बीजेपी कह रही है कि सुनियोजित तरीके से सनातन के खिलाफ कांग्रेस का यह अभियान है। सुनियोजित तरीके से कांग्रेस देश की संसद का अपमान कर रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।